अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। अगर आपने अभी तक MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। आज की वीडियो में मैं जर्मन एम्बेसी फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उनके बारे में आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। पहले भी मैं अपने चैनल पे एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज मैं मज़ीद जो अब आपको क्लियर और डिटेल के साथ बताऊंगा, क्योंकि वो वाली वीडियो जो थी वो मेरे चैनल की पहली वीडियो थी, शायद उसमें वो उस तरह की क्वालिटी नहीं थी। लेकिन आज मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल डिटेल के साथ हर एक चीज़ बताऊंगा। और ये वीडियो जो है वो इंडियन लोगों के लिए भी है, जो लोग अप्लाई करते हैं, बांग्लादेश से जो लोग हैं, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, सब लोगों के लिए ये है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको आज बताता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इल्म होना चाहिए कि फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए आपको एम्बेसी में टाइम अप्लाई करना पड़ता है। और पाकिस्तान में आजकल फैमिली रीयूनियन वीज़ा जो है उसका टाइम अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी इस तरह हो गया हुआ है कि अगर आप टाइम अप्लाई करते हैं तो आपको साल, 1.5 साल, 2-2 साल इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए जिनने भी अप्लाई करना है आगे, जिनका फ्यूचर में साल 2 साल बाद आगे यानी कि अप्लाई करने का इरादा है, वो अभी से टाइम अप्लाई करेंगे, देन उनका साल, 1.5 साल टाइम आने में लग जाएगा। इस बीच में आप अपनी जो है वो लैंग्वेज जो है वो भी थोड़ी बहुत तैयार कर सकते हैं। पेपर आप तभी दें जब आपका टाइम आ जाए, क्योंकि डिप्लोमे की डेट भी साल होती है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो बताने से पहले मैं आप सबसे ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको मसले मसाइल का सामना इस तरह करना पड़ता है कि जब आपकी प्लानिंग होती है कि आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो सामीन आपको अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो जो मेन होते हैं उनमें नाम वगैरह जो आपके हैं या इस तरह की चीज़ें, स्पेलिंग वगैरह वो आपके सही होने चाहिए। देन आप एम्बेसी के प्रोसेस में पढ़ें, क्योंकि जब आप अप्लाई कर देते हैं और जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं कहीं पे कुछ डिफरेंट जो है वो चीज़ हो जाती है, यानी कि मैच नहीं कर रही होती डेट ऑफ बर्थ पे या स्कूल के रिकॉर्ड में, यूनियन काउंसिल में, तो देन वो चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो लेंथी हो जाती है। तो सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि आपने एक एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म होता है, आप एम्बेसी की साइट पे जाते हैं, वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको आपने फिल करना होता है। और जो है इसके 3 आपने सेट बनाने होते हैं। और इसमें जो है वो आपने 2 तस्वीर जो हैं अपनी और जो आपका जो पार्टनर है उसकी आपने फ्रंट पे लगानी होती है। जो 18 साल या 18 साल से ऊपर हैं उन्होंने अपने साइन खुद करने होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे, और जो 18 साल से कम हैं उनके पेरेंट्स करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि आपने जो है वो 3 महीने यानी पुराना जो है वो आपका नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन भी, और प्लस आपकी जो तस्वीर हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो है आपने स्टेपल नहीं करना होता, वो पिन होती है जो आप ऊपर ऐसे लगा देते हैं, डॉक्यूमेंट के ऊपर उतर जाती है, नहीं आपने स्टेपल नहीं डॉक्यूमेंट्स को करना। और तमाम इन्फॉर्मेशन आपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर कंप्यूटर के ज़रिए टाइपिंग करके जो है वो करनी है, यानी कि ख़ुद आपने पेंसिल से आपने एप्लीकेशन निकाल के यानी खुद पेंसिल से वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं इनपुट करनी। देन आगे आता है कि उसके बाद आ जाता है सामीन के उसके बाद जो आपका जो पार्टनर जर्मनी में रह रहा है उसकी आपको मेल्डिंग बिशाइनिगंग जो होती है, जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस इन जर्मनी, वो रिक्वायर होती है उसकी तरफ से। यानी अगर पाकिस्तान में जो अप्लाई कर रहा है तो उसका जो पार्टनर जर्मनी में है उसकी तरफ से उसे ये चाहिए, और वो भी 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंसी इन जर्मनी जिसे मेल्डिंग बिशाइनिगंग कहते हैं वो चाहिए। उसके बाद आपको कॉपी ऑफ स्पाउस फैमिली मेम्बर रेजिडेंस परमिट और कॉपी ऑफ स्पाउस फैमिली मेम्बर जर्मनी EU पासपोर्ट, यानी आपको उसके बाद जो है वो जो आपका पार्टनर वहाँ पे है उसकी आपको जो है वो वहाँ की जो है वो रेजिडेंसी जो है परमिट जो होता है उसका आपको जो है वो उसकी आपको कॉपी चाहिए। और कुछ लोग होते हैं वो EU उनके पास पासपोर्ट होता है तो उनकी जो है वो आपको जो है वो कॉपी चाहिए रेजिडेंसी की।
जिसे डॉइच में जो है ना ऑफनथाल्सलोबनेंस कहते हैं। तो उसके बाद होती है कॉपी ऑफ एप्लीकेंट वैलिड एंड प्रीवियस पासपोर्ट। यानी फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे जो है वो अपना पासपोर्ट जो है उसकी यानी कि कापी चाहिए, और 1 से लेके पेज नंबर 3 तक। और आपको ये भी यहाँ पे बताना चलूँ, अगर आपका पहले प्रीवियस पासपोर्ट बना हुआ है और वो 2 साल उसको नहीं हुआ अभी, अगर तो 2 साल हो चुके हैं फिर तो वो पासपोर्ट नहीं इस्तेमाल में आएगा। अगर 2 साल नहीं हुए तो वो पुराना पासपोर्ट भी आपने साथ लेके जाना है। यानी कि जो पुराना पासपोर्ट है उसकी भी आपने कापी करवा के साथ लेके जानी है। उसके बाद जो बंदा एप्लीकेंट है, यानी जैसे पासपोर्ट की मैंने बात की है, जहाँ पे एप्लीकेंट की बात आती है तो वो होता है जो बंदा अप्लाई कर रहा है एम्बेसी में, उसका जो CNSE होता है उसकी कापी चाहिए। और ये 3 जब आपने सेट बनाने हैं तो आपको 3-3 इनकी कापियाँ चाहिए, और आपने 80-90 ग्राम पेज के ऊपर जो है वो कापी जो है वो प्रिंट करनी है। यानी और ये प्रिंट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक ही फुल जो पेज होता है उसके ऊपर आपने ऊपर नीचे जो है वो आपने कापी जो है ID कार्ड की वो प्रिंट करनी है, सेम लाइक इसी तरह पासपोर्ट भी। उसके बाद आ जाता है कॉपी ऑफ स्पाउस फैमिली मेम्बर वैलिड एंड प्रीवियस पासपोर्ट। उसके बाद जो आपका जो पार्टनर है जो जर्मनी में रह रहा है उसकी आपको पासपोर्ट की जो है वो कापियाँ चाहिए, जैसे आपने अपनी दी हैं, और वो भी जो है अगर उसका प्रीवियस पासपोर्ट है और वो यानी कि यहाँ पे जो रूल है उसके मुताबिक कितने साल का हो तो वो वैलिड होता है, तो उस हिसाब से आप उसकी भी पाकिस्तान में कापीज़ भेज दें। यानी कि पुराना जो पासपोर्ट है उसकी कापीज़ भी, और जो नया है उसको तो आपने ऑलरेडी देनी है। उसके बाद जो एप्लीकेंट है उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है जो नादरा की तरफ से इशू होता है कंप्यूटराइज, अब तो यूनियन काउंसिल में भी कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट इशू होते हैं, वो चाहिए। उसके बाद जो है वो जो आपका पार्टनर जर्मनी में है उसका भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको उसकी भी चाहिए, यानी उसकी तरफ से भी आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद सामीन आपका आ जाता है FRC। जो एप्लीकेंट पाकिस्तान में अप्लाई करता है उसने FRC भी एम्बेसी को देना होता है, जो कि फैमिली आपका रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। यानी कि वो आपके नादरा से इशू होता है, और उसमें आपके जो फैमिली मेम्बर आपके फैमिली में होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो सारे अंदर आ जाते हैं। यानी वो एक आपको पेपर की शक्ल में मिलता है, आपने वो एम्बेसी को वो भी देना होता है। आगे इसके बाद आपका आ जाता है ओरिजिनल निकाहनामा। अगर आप शादीशुदा हैं और मैरिज वीज़ा जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, देन आपको ओरिजिनल निकाहनामा इन उर्दू विद इंग्लिश या फिर जर्मन ट्रांसलेशन। अब तो है पाकिस्तान में भी उर्दू और इंग्लिश के साथ निकाह फार्म जो होते हैं वो मतलब होते हैं, तो वो चल जाएगा, आपको जर्मन में ट्रांसलेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है ओरिजिनल नादरा कंप्यूटराइज मैरिज सर्टिफिकेट इन इंग्लिश। तो हर इंग्लिश में इशू होता है, यानी कि नादरा की तरफ से आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट इशू होता है वो भी आपने उनको प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिन्होंने अनमैरिड वीज़ा अप्लाई करना होता है उन्होंने अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है निकाह की जगह पे। आगे आ जाता है प्रूफ ऑफ प्रीवियस मैरिज इफ़ एप्लीकेबल फॉर बोथ स्पाउसेस। यानी अगर आपके पास यानी कि आपकी प्रीवियस आपकी शादी हुई है उसका भी आपने प्रूफ देना है, डिवोर्स सर्टिफिकेट, और या फिर नादरा जो है वो डेथ सर्टिफिकेट देना है अगर आपकी पहली वाइफ जो है वो फौत हो चुकी है, और ये भी उर्दू विद इंग्लिश या फिर जर्मन ट्रांसलेशन में होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है आगे ये जो है BAMF डीड इफ़ एप्लीकेबल। ये किस लिए होता है? ये उन लोगों के लिए होता है जो कि
जिन्होंने जो है वो मतलब यहाँ पे जर्मनी में ज़ील ली हुई है, असाइलम सीकर हैं, तो उनके लिए ये होता है। और ये वाला जो है इसका मतलब है पॉजिटिव नोटिस रिगार्डिंग अवार्ड ऑफ रेफ्यूजी स्टेटस इशू बाय द फेडरल ऑफिस फॉर माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज। लेकिन ये उसने लिखा हुआ है इफ़ एप्लीकेबल, अगर है तो आप ये लगा दें, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो कह रहा है ये उनके लिए होता है BAMF, यानी कि फ़र्ज़ करें जो बंदा यहाँ असाइलम सीकर है और वो अपनी वाइफ का अप्लाई कर रहा है बच्चों का, तो उसने यहाँ का जो उसको यानी कि यहाँ पे जो ज़ील मिल गई है, एक्सेप्ट हो गई है उसकी ज़ील, असाइलम एक्सेप्ट हो गया, तो वो उसने वो पेपर वहाँ पे देना होता है। उसके बाद आ जाता है कोर्ट ऑर्डर फॉर लीगल गार्डियनशिप इंक्लूडिंग परमिशन टू टेक द चाइल्ड अब्रॉड। ये उनके लिए होता है जिन्होंने बच्चों का अप्लाई करना है और ये एक कोर्ट की तरफ से लीगल गार्डियनशिप जो है वो एक यानी कि इजाज़तनामा होता है कि बच्चों को लेके जाना है। होता है ना बाज़ दफ़ा एक एप्लीकेंट जो है वो लेके जाना चाहता है, पीछे अलहदगी हो गई है, तो वो शो कर रहा है कि मैं बच्चों की जो है वो देखभाल करना चाहता हूँ। उसके बाद आपका लैंग्वेज आइन लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो होता है वो आपने देना होता है, लेकिन उसका भी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ योर लैंग्वेज एबिलिटी रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द एसोसिएशन ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट इन यूरोप। यानी आइन जो है वो गोएथे इंस्टीट्यूट में आपका पेपर होता है, वो भी आपने देना होता है। उसके बाद जो है वो आपका आ जाता है कि उसके बाद सामीन आपका आ जाता है एप्लीकेंट्स डिक्लेरेशन फार्म। डिक्लेरेशन फार्म भी आपको एम्बेसी की साइट पे मिलेगी, वहाँ पे भी आपने नाम वगैरह अपना लिखना है और वो भी आपने कंप्यूटर पे ही प्रिंट करना है और नीचे यानी प्रिंट जब निकाल लेंगे उसके बाद नीचे साइन वगैरह करने हैं। उसके बाद एक और फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू एप्लीकेंट परसुएंट टू सेक्शन 54(2)(8) इन कंजक्शन विद सेक्शन 53 ऑफ रेजिडेंट्स एक्ट। ये वो फार्म होता है जिसमें ये होता है कि भाई मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं सही दे रहा हूँ, अगर मैं गलत दूँ तो एम्बेसी को अख्तियार है कि वो मेरे वीज़े के ऊपर यानी कि रिजेक्ट कर सकती है, बैन लगा सकती है अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। उसके बाद मेन जो चीज़ ये भी बड़ी होती है कि बाद लोग ये भूल जाते हैं, जो आपने अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन मेल आपको मिली है वो आपने उसका प्रिंट लेके जाना होता है। अब ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जब आप ईमेल यानी कि आप टाइम अप्लाई करते हैं आपको ईमेल आती है कि इतना टाइम लगेगा, फिर आपने ईमेल को चेक करते रहना होता है। जब आपको एम्बेसी की तरफ से ईमेल आती है कि ये आपका टाइम है, तो 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप उसको कन्फर्म नहीं करते तो वो ख़त्म हो जाती है आपकी जो आपको टाइम मिलना होता है। और दूसरा फिर वो जो कन्फर्मेशन ईमेल होती है उसका प्रिंट आपने साथ लेके जाना होता है। उसके बाद सामीन वीज़ा फ़ीस होती है 75 यूरो जो है बड़ों के लिए है, और उसके बाद आपके 37 यूरो बनते हैं जिनकी उम्र जो है वो 1 से लेके यानी 0 लिखा हुआ है, 0 से लेके छोटा जो बच्चा है उसकी उम्र जो है उस उम्र से लेके 17 साल की उम्र तक जो है उनकी 37 यूरो जो है वो फ़ीस है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ़ीस। योर पाकिस्तानी सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट नीड टू बी वेरीफाइड। आपको उन तमाम डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करवाना पड़ता है एम्बेसी से, और जो वेरिफिकेशन टेक्स अराउंड है वो 4 मंथ हैं। पेएबल इन 5000 बिल्स ओनली। तो अब यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट हैं मैंने आपको ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बता दी हैं। तो अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर मज़ीद कर देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बता दिए हैं, क्लियर सारा कुछ बता दिया है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, देखें सबसे मेन चीज़ जो होती है वो तो टाइम आपका होता है। टाइम अप्लाई करते हैं, टाइम अप्लाई करते हुए भी गलती ना करें, क्योंकि अगर गलती होगी आपकी AE तक गलती हो जाए तो आपको एम्बेसी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा, आपके जो नाम है आपके स्पेलिंग हैं वो आप पहले ही ठीक कर लें, क्योंकि जब आप एम्बेसी में सबमिट करवा देते हैं और तब अगर मसला निकलता है तो फिर ये पहले ही इतना लेट होता है तो ये काफ़ी
लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फ़ाइल बनाने के लिए। ख़ुद से फ़ाइल बनाएं। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं ऊपर नीचे भी होते हैं, कोई इशू नहीं है। एप्लीकेशन आपके ऊपर हो, बाकी नीचे डॉक्यूमेंट वो खुद तरतीब दे लेते हैं। 3 इसके सेट बनाएं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, वो आपको कहेंगे भाई ये ईमेल है, इस ईमेल के ऊपर आप ये डॉक्यूमेंट सेट कर दें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने बड़े आराम से डिटेल के साथ आपको तमाम चीज़ें बताई हैं। अगर फिर भी किसी भाई किसी बहन को कोई मसला हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में इस बारे में रहनुमाई ले सकता है। बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो देख के खुद से फ़ाइल बनाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग जो हैं वो मुझे दुआएं भी देते हैं कि आपने हमें हिम्मत दी कि हमने फ़ाइल बनाई है। क्योंकि लोग बेचारे डरे होते हैं कि जर्मनी जाना है, 20, 25, 30 हज़ार लगा देते हैं, फ़ाइल बन जाए, मसला ना बन जाए। तो भाई कोई मसला नहीं बनता, बस आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे होने का कोई मसला नहीं है। फ़ाइल बनाने वाले ने क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन होती है जो फिल करनी होती है, उसके अलावा तमाम डॉक्यूमेंट आपके अपने होते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपनी राय से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह किया करें। और अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।